Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 12 अगस्त 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट किलिमंजारो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका मेन पर्पज़ है मेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना, साथ ही साथ गाँव वाले क्षेत्रों में डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो इस पर्टिकुलर स्कीम को लागू करने का काम करती है। अब नीचे आपको दोस्तों ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट के तौर पर देख सकते हैं। आज के समय पर हर एक न्यूज़पेपर के अंदर इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। तो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस ने 3 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार किया और इन 3 लोगों के पास से दुनिया का सबसे महंगा कह सकते हैं, सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट जो है वो जब्त किया गया है। दोस्तों आप उस एलिमेंट के बारे में जानेंगे, बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आपको जानने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर आपको हेल्प करेगा। जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैलिफोर्नियम। नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो यहाँ पर बिहार बॉर्डर पर ये कैलिफोर्नियम जब्त किया गया ये केवल 50 ग्राम है, केवल 50 ग्राम्स। लेकिन इस 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत कितनी है, लगभग 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा क्यों है, आगे मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। सबसे पहले ये फोटो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, जहां पर इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है बॉर्डर के पास से। कई सारी जो स्पेशल एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जैसे बिहार का स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, गोपालगंज पुलिस। इन सब लोगों ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्टेप है वो उठाया है। और 50 ग्राम कैलिफोर्नियम के साथ एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जब्त की गई हैं। ये तीनों व्यक्ति की बात यहाँ पर हो चुकी है, तीनों के तीनों लेबरर हैं, लेबरिंग का काम करते हैं। अब कैलिफोर्नियम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैलिफोर्नियम का जो सिंबल है वो है CF, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 98। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस भी आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि कवर करना होगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कैलिफोर्नियम को डिस्कवर किसने किया है। इसको डिस्कवर किया गया है लॉरेंस बार्कले के थ्रू। ये नाम भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो कैलिफोर्नियम एक प्रकार का एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्टिनाइट्स ग्रुप का हिस्सा है, जिसको आप पीरियोडिक टेबल में देख पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार ये कैलिफोर्नियम पाया कहाँ जाता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि कैलिफोर्नियम नेचुरली नहीं पाया जाता, यहाँ पर बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है। तो बॉम्बार्डिंग के बेसिस पर ही दोस्तों यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्यूरियम और हीलियम आयंस की बॉम्बार्डिंग होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके बाद यहाँ पर कैलिफोर्नियम बनाया जाता है। ठीक है, डिस्कवर कब हुआ, 1950 के समय पर, जैसे मैंने आपको बताया। कैलिफोर्नियम में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ये लगभग 170 मिलियन न्यूट्रॉन्स को 1 मिनट के अंदर रिलीज़ कर सकता है। तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को ये रिलीज़ करता है, यही इसकी स्पेशलिटी है। तो सवाल यह है कि न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करने से होगा क्या। होगा दोस्तों यह कि कैलिफोर्नियम का सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है कि जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनको शुरू करना है ना, क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लो आज के समय पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है, तो पहले उसमें बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है न्यूट्रॉन्स के माध्यम से।
तो यहाँ पे कैलिफोर्नियम के पास ताकत है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू कर सके। समझ गए, स्टार्ट करने की ताकत रखता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऑलरेडी डिस्कवर किया गया है बॉम्बार्डिंग आयंस के माध्यम से। आर्टिफिशियली यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया गया है मैनमेड तरीके से। सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर 1950 में। तो 1950 में जब डिस्कवर किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो नाम इसका कैलिफोर्नियम ही रख दिया गया। तो कहाँ से नाम इंस्पायर हुआ है यह आपको क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये चीज़ है कैसी और इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, क्यों हम इसको दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट बोलते हैं। दोस्तों वो चीज़ यहाँ पे यानी एक्सपेंसिव एलिमेंट का टैग इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके उपयोग ही बहुत खतरनाक हैं। जैसे इसको एज अ न्यूट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू करना आसान बात नहीं है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे कैलिफोर्नियम कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि जैसे 50 ग्राम्स की वैल्यू मैंने आपको बताया, वैसे ही दोस्तों कई बार ना 250 ग्राम की जो वैल्यू है वो कई बार न्यूज़ में देखने को मिल जाती है। तो कैलिफोर्नियम की 250 ग्राम्स की जो वैल्यू है वो लगभग 4,250 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका उपयोग है, जो हमारी ऑयल वेल्स होती हैं, कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उसका स्पेशली यूज़ किया जाता है वाटर का पता लगाने के लिए, या फिर यहाँ पे जो पेट्रोलियम लेयर्स होती हैं उसका पता लगाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग है बड़ा। इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल फील्ड के अंदर में जो हमारी रेडिएशन थेरेपी वगैरह की जाती है, कई सारे प्रकार के कैंसर्स को ठीक किया जाता है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स, वहाँ पर भी कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल हो रहा है। फिर एयरक्राफ्ट्स के अंदर में, मान लो आपका एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे कहीं पे जंग है, कोरोशन है, उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए भी इस प्रकार से कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कैलिफोर्नियम में जो न्यूट्रॉन है उसके ये सारे उपयोग हैं, इस वजह से इस कैलिफोर्नियम की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि कैलिफोर्नियम से संबंधित कई सारे रिस्क और हैज़र्ड्स भी नजर आएंगे। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो इससे दोस्तों कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके अलावा इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर ये एनवायरमेंट में रहेगा तो हमारे एनवायरमेंट को कंटेमिनेट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे अगेन इसको एक सिक्योर तरीके से रखना ज़रूरी है। इसको लेकर प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसकी हैंडलिंग सबसे रेलिवेंट चीज़, अगर आप सही से इसको हैंडल नहीं करेंगे, सही से स्टोर करके नहीं रखेंगे, प्रॉपर शील्ड में नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर ये किसी इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये भी स्टोन पाया गया जिसकी हम बात कर रहे हैं न्यूज़ में, क्या ये वाकई में कैलिफोर्नियम है? तो दोस्तों अभी इसको लेकर ऑफिशियल एक्शंस शुरू हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इसके बारे में बता दिया गया है। स्पेशल टीम जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की है वो इसमें आ चुकी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या मतलब अभी रियल तरीके से पता नहीं चला है? जी बिल्कुल, हो सकता है यहाँ पर फ्रॉड भी हो, बट क्योंकि अभी सभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो चुकी हैं तो जल्दी हमको पता चल जाएगा ये कैलिफोर्नियम रियल है या यहाँ पर फेक है। अब फेक हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इतिहास में से कई बार और भी फ्रॉड्स हुए हैं कैलिफोर्नियम को लेकर, कि किसी ने बोल दिया कि यार ये आइटम है कैलिफोर्नियम के तौर पर और वो निकला नॉर्मल स्टोन। तो वैसी पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चले लैब में, फिर बाद में पता चले कि भाई कैलिफोर्नियम नहीं एक नॉर्मल स्टोन है। फिलहाल देखेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। लेकिन इसी के बहाने आपको कैलिफोर्नियम के बारे में जानने को मिला, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट न्यूज़ में है तो हमारे एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कैलिफोर्नियम के बारे में डिस्कशन किया, बहुत सारे बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसी प्रकार से दोस्तों आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हर एक न्यूज़ आर्टिकल में मिलेगी। यानी प्रॉपर नोट्स तैयार मिल जाते हैं आपको, केवल वीडियो देखना आपका काम है। सब कुछ रेडी तरीके से आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में इस ग्रुप में मिल जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका चाहो तो प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो अगर आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो। या फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस ग्रुप में सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के करंट अफेयर्स की बात मतलब 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स कवर करना, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ग्रुप में हर एक चीज़ सिक्योर पड़ी हुई है, तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेट वाइज कंटेंट पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है।
अब मान लो कि सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था बहुत पहले, वापस से न्यूज़ में आ गया, मुझे उसको लेकर वापस से पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो मैं क्या डेट वाइज पीडीएफ खोल खोल के ढूंढूंगा? तो ऐसे तो फिर मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ लूँ, क्या दिक्कत है? ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करने का एक ऑप्शन मिलता है। मान लो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 10 महीने पहले पढ़ा है या 2 साल पहले पढ़ा है, 1 साल पहले पढ़ा है, वापस से न्यूज़ में है। आप केवल टॉपिक का नाम लिखोगे, पूरा जो डेटा है, पूरा जो नोट आपको तैयार करके डेली दिया जा रहा है आपके सामने आ जाएगा। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझे कहाँ पर कैसे फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। बाकी मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, वो ज़रूरी है। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं। अब दोस्तों जैसे आज के न्यूज़पेपर में हमारा सबसे पहला आर्टिकल ये है पेज नंबर 1 पर, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट किस तरीके से होगा इसको समझना, यहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी मिलता है कि पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले देखो बात क्या हो रही है, जो तुंगभद्रा डैम है ये कर्नाटका के अंदर है। हुआ ये कि बाढ़ आ गई है, सॉरी बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली आज के समय पर मुंबई के अंदर में और कर्नाटका के अंदर, साउथ इंडिया में बहुत बारिश हो रही है। अभी केरला के अंदर कितनी भयंकर लैंडस्लाइड आई है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई, ये हमने कवर किया हुआ है। तो तुंगभद्रा डैम भी यहाँ पर है। पानी का स्तर बढ़ने की वजह से ये जो डैम का गेट है दोस्तों वो टूटा, डैमेज हुआ और उसके बाद में वो गेट बह गया। तो वो न्यूज़ के अंदर में कवर किया गया, जिसकी वजह से फ्लड वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर डैम टूट जाएगा तो जो पानी ऊपर स्टोर करके रखा है वो पानी सीधा नदियों में जाएगा और उसके बाद जो नीचे जाएगा, जो नीचे एरिया होंगे, गांव बसा होगा दोस्तों, वहाँ पे बाढ़ आने की पूरी पूरी जो संभावना है वो देखने को मिलेगी। तो इस रिजर्वायर के अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक अलर्ट जारी कर दिया है। जितने भी लोग हैं उनको नदियों के आसपास आने से मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो लगभग किसी भी समय, ध्यान रखना है, किसी भी समय 2 लाख क्यूसेक्स से बढ़ जाएगा। तो अचानक एकदम स्तर बढ़ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लेकर आई गई है, गेट टूटने की वजह से, गेट बहने की वजह से। इस वजह से अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों ये न्यूज़ हमारे इतनी काम की नहीं है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे यार ये कोई पूछा जाएगा, ये कोई आर्टिकल है, ये कोई करंट अफेयर है। हाँ, लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, तुंगभद्रा डैम अभी के समय पर चर्चाओं में है। तो तुंगभद्रा डैम क्या है, कहाँ पर है? ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादातर डैम के नाम उसके नदियों पर होते हैं। तो तुंगभद्रा नदी पर बना है, इस वजह से तुंगभद्रा डैम कहलाता है ये। तो डैम की स्पेशलिटी क्या है, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? तो ये आर्टिकल इस तरीके से जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले यहाँ पर एक फ़ोटो देखो, यहाँ पे आपको तुंगभद्रा नदी का जो रूट है वो पता चलेगा। ये वो नदी है तुंगभद्रा, और कहाँ से ये नदी आ रही है दोस्तों, ये आपके वेस्टर्न घाट से, ठीक है, पता है ना। इसी वेस्टर्न घाट से नदी बनती है और इस तरीके से बहती है। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता है ना। चलो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, बता देता हूँ। रिवाइज़ क्या है, यहाँ पे सिंपल है। ये आपका देखने को मिल जाएगा, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम इस नदी का थोड़ा सा रूट देखें, जैसे तुंगभद्रा नदी यहाँ से बनकर आ रही है तो ये इस तरीके से जा रही है। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया? ऊपर नॉर्थ साइड, लेकिन एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, दैट इज़ यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में काफ़ी हद तक ये जाता है। उसके बाद जाकर ये तुंगभद्रा नदी कहाँ पे मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है, आप देख पाओगे। और कृष्णा नदी के अंदर मिलने के बाद में कृष्णा की सहायक नदी बन गई, और इसके ज़रिए सीधा ये नदी आकर आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इसके अंदर में खाली हो जाती है। तो रूट ध्यान रखिएगा। अब ये सुनिए, इसी तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है डैम, तुंगभद्रा डैम। इसको कई बार हम पंपा सागर भी बोलते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक मल्टीपर्पज़ डैम है जिसको तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। ये नदी स्पेशली ये डैम कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। और डैम बनाया किसके गया था, किसके थ्रू गया था? तो 1953 में जो यहाँ पर थिरुमलई अयंगर हैं, इनके थ्रू ये डैम बनाया गया। अब जो ये तुंगभद्रा रेजरवायर है दोस्तों, यहाँ पे पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 101
टीएमसी, यानी टीएमसी मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो 101,000 मिलियन क्यूबिक फीट के आसपास स्टोरेज कैपेसिटी है और इस डैम का जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाइट लगभग 49.5 मीटर्स के आसपास है। इस डैम का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो डैम है इसमें पानी स्टोर होता है, तो कई सारे उपयोग है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत सारी पावर जनरेशन होता है, हाइडल पावर जनरेट की जाती है ना। बाढ़ से बचाया जाता है इस डैम के अंदर पानी स्टोर करके। प्लस पानी जब स्टोर किया जाता है तो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये हेल्पफुल है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस में सबसे पहली ज़रूरत यह है, 6 ऐसे एरियाज़ हैं दोस्तों जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है ज़्यादातर, और वो 6 एरियाज़ बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे पानी देना। वो 6 एरियाज़ कौन कौन से हैं? तो पहली बात, कर्नाटका के 3 रीजन हैं, एक है बेलारी, दूसरा है कोप्पल और तीसरा है रायचूर। देन आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन है, अनंतपुर, कडपा एंड उसके बाद कुर्नूल। ये 3 अलग रीजन है आंध्र प्रदेश के, और 3 हिस्से जो कर्नाटका वाले हैं उनको हम कई बार राइस बोल ऑफ कर्नाटका बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। और आपको पता है चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बिना पानी के राइस कल्टीवेशन काफ़ी मुश्किल है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो ये डैम है इन 6 एरियाज़ को पानी प्रोवाइड करवाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस डैम का। अब क्वेश्चन ये है कि ये बना है तुंगभद्रा नदी के ऊपर, तो हमने अभी ये जो नदी का फ्लो है कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो समझा। अब नदी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड पवित्र नदी मानी जाती है सदर्न इंडिया में, जो कि कर्नाटका से बहते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका यानी नदी का जो पुराना नाम है, एंशिएंट नेम है, वो है पंपा। पहले इसको पंपा के नाम से याद रखते थे। ये जो नदी है लगभग 710 किलोमीटर लंबी है और इसका एक बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई है। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन यह है कि सर इस नदी का नाम तुंगभद्रा कैसे पड़ा? 2 नदियों से मिलकर ये नदी बनती है, एक तुंग रिवर और दूसरी भद्रा रिवर, तो इस वजह से इसका नाम तुंगभद्रा पड़ गया। ठीक है। उसके अलावा इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू में जाता है, फिर उसके बाद ये गुजरती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, तुंगभद्रा नदी जो है ये खुद कृष्णा नदी में जाके मिलती है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो भी नदी आकर दूसरी नदी में मिल जाती है तो एज अ ट्राइब्यूटरी उसको बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो तुंगभद्रा नदी की भी कई सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो मेजर ट्राइब्यूटरीज की जब बात करेंगे तो उसमें भद्रा है, हरिद्रा है, देन उसके बाद वेदावती है, देन तुंग है, वर्धा है, कुमुदावती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा की। डायरेक्शन वगैरह जो है ये सब चीज़ें मैं समझा ही चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। यही तरीका है आर्टिकल को अच्छे से एनालाइज करने का, चारों तरफ की बातों को कवर करने का। अब दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर टॉपिक एक और है, क्योंकि केरला के अंदर में हमने देखा बहुत भयंकर लैंडस्लाइड्स हुए और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान गई और बारिश लगातार हो ही रही है। तो दोस्तों इस डर के मारे केरला के अंदर एक नया डैम बनाने की बात की जा रही है। जो डैम हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो है मुल्लापेरियार डैम। मुल्लापेरियार डैम दोस्तों लगभग 129 साल पुराना डैम है, ध्यान रखना, 129 ईयर्स ओल्ड। इस डैम को लेकर केरला और तमिलनाडु आपस में भिड़ भी जाते हैं, क्योंकि ये जो डैम है ये बांध बना तो केरला में है लेकिन कंट्रोल इसको तमिलनाडु करता है। अब तमिलनाडु इसको रिनोवेट कर नहीं रहा, क्योंकि डैम दोस्तों इसमें क्रैक्स आ चुके हैं। एक 129 ईयर्स कोई कम नहीं होते, 129-30 साल पुराना डैम है, बहुत सारे क्रैक्स आ रखे हैं। पानी का जितना लिमिट है उससे कम भरने के लिए केरला बोलता है, लेकिन तमिलनाडु वापस से उसको पूरा भर देता है। तो टूटने का पूरा चांस है। जैसे टूटेगा, भयंकर जो पानी भर के ऊपर स्टोर करके रखा है वो सीधा नीचे आएगा, जितने गाँव वो सब बह जाएंगे, टाइम भी नहीं मिलेगा लोगों को। इसको लेकर कई सालों से यहाँ पर केरला बार बार तमिलनाडु से बोल रहा है आप ये डैम तोड़ के दोबारा दूसरा डैम बना लो। अब ये डर लोगों में और बढ़ चुका है। डर इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि भयंकर लैंडस्लाइड देखने के बाद लग रहा है अगर ये डैम टूटा ना तो और भयंकर आपदा आ सकती है कि केरला में, जो इस वजह से एक्शन लेना चाहिए। तो इस सेफ्टी को लेकर क्वेश्चनिंग की गई लोकसभा के अंदर में। रिसेंटली जो केरला की साइड से मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस मामले को प्रेजेंट किया है और वो कह रहे हैं कि देखो जो एक्सट्रीम वेदर है, जो कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, बादल फटने की न्यूज़ निकल कर आई, इतनी भयंकर बारिश हुई जिसकी वजह से इतनी भयंकर ट्रेजेडी पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली जितनी भयंकर ट्रेजेडी इस साल हुई है। इसको लेकर प्रोटेस्ट कई बार हुए कि भाई यहाँ पर जो तमिलनाडु है डैम को सही कर ले, लेकिन यहाँ पर ये डैम सही नहीं कर रहे हैं। केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जहाँ पर वो नए डैम बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे तमिलनाडु को ये इंश्योर करना होगा, जो लोग हैं, जो केरला के पीपल हैं, उनकी सेफ्टी तमिलनाडु के हाथ में है, क्योंकि डैम भले ही केरला में हो लेकिन ये कंट्रोल जो है तमिलनाडु के पास में है।
ये इसमें इतिहास में लेकर एक डील हुई थी ना, उसके बेसिस पे ये तमिलनाडु का डैम है। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा वो हिस्ट्री में था क्या। तो ये बात आपको क्लियर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर डैम को लेकर कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए थे कि भाई यहाँ पर कुछ नियम वगैरह हैं उसको फॉलो करो, जो पानी का लिमिट है वो थोड़ा सा अंडर करके रखो, थोड़ा सा कम करके रखो, ऐसा ना हो कि आप ओवरफ्लो कर रहे हो, डैम टूटने के चांसेस हैं, पुराना है। समझ गए। इस चक्कर में जो मामला है थोड़ा सा गंभीर हो चुका है और वापस से मुल्लापेरियार डैम का जो न्यूज़ है वो चर्चाओं में आ चुका है। चर्चाओं में आने के पीछे का कारण आपको बता ही चुका हूं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मुल्लापेरियार डैम के बारे में, पेरियार नदी के बारे में, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते हैं। आइए कैसे पढ़ना है बताता हूं। तो दोस्तों अगर हम इस डैम का थोड़ा इतिहास देखें तो 126 पहले, मतलब अभी तक के समय पर, ये पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ ना आपको, तो थोड़ा पुराना डेटा भी इसको अपडेट कर लेना। तो डैम लगभग ये 129 साल पुराना हो चुका है। 126 नहीं, 129 ईयर्स ओल्ड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला के अंदर जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से दो नदियाँ जाती हैं, एक है मुल्लयार नदी और एक है पेरियार नदी। तो मुल्लयार पेरियार जहाँ पे आके एक जगह मिलती है ना, इसी कॉन्फ्रेंस वाले पोर्शन पर डैम को बनाया गया है। इतनी बात समझ में आई। ये जो डैम है इसकी हाइट है लगभग 53.66 मीटर्स, इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है। इसकी लेंथ है 365.85 मीटर्स के आसपास। जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो ये डैम का ओनर है या इसका ऑपरेटिंग पावर है या इसके मेंटेनेंस की पावर सब तमिलनाडु के पास में ही है। तो तमिलनाडु इस डैम का यूज़ करता है कई सारे पर्पज़ के लिए, अपने एरिया में जो पानी का सप्लाई है उसको लाने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। अब डैम बना है स्पेशली पेरियार नदी पे। तो पेरियार नदी दोस्तों ध्यान रखिए कर्नाटका की सबसे लंबी नदी है, कर्नाटका बोल रहा हूँ, केरला की सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ लगभग 244 किलोमीटर के आसपास है। पेरियार नदी को हम कई बार केरला का लाइफलाइन बोलते हैं, लाइफलाइन ऑफ केरला, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि केरला में कुछ ही ऐसी नदियाँ हैं जो साल भर बहती हैं, उसमें से एक पेरियार नदी भी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अगेन वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहाँ पे शिवागिरी पहाड़ियाँ हैं, शिवागिरी हिल्स से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में दोस्तों बहती हुई पेरियार नेशनल पार्क से गुजरती है। तो पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू गुजरती है, इस वजह से इसका नाम पेरियार नदी रख दिया गया है। और पेरियार नदी की भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, जैसे मुथिरापूजा, मुलैयार, चेरुथोनी एंड पेरिंजनकुती। ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं पेरियार की। अब ये डिस्प्यूट क्या है इस मुल्लापेरियार डैम को लेकर, विवाद के बारे में कुछ लिखने को आए तो आप क्या लिख सकते हैं? आपके सामने डेटा है। बात है 1979 के आसपास की, जब एक कंट्रोवर्सी होती है इस डैम की स्टेबिलिटी को लेकर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है कि भाई डैम हो चुका है पुराना। इसको लेकर बढ़िया मीटिंग वगैरह भी होती है, सेंट्रल वाटर कमीशन की मीटिंग होती है जहाँ पे फोकस किया गया, तमिलनाडु से बोला गया कि भाई आपका डैम का जो पूरा लेवल है वो 152 फीट तक आप पानी भर सकते हैं, आप इसको कम करिए, 136 फीट कीजिए ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर साल 2006 में, फिर 2014 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो वाटर लेवल है यहाँ पर आप बढ़ाकर 142 फीट तक कर सकते हैं, ठीक है। अब तमिलनाडु यहाँ पे फिर भी जो है पानी को और ज़्यादा बढ़ा के भर देता है। तो कोर्ट का जो जजमेंट है 2014 का, यहाँ पर एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाने की मांग की गई थी, तमिलनाडु का जो बचा कुचा काम है उसको करने की बात की गई थी, लेकिन कोई भी दोस्तों एक्शन नहीं लिया गया। तो केरला की सरकार बार बार यही कह रही है कि भैया जो डैम आज के समय पर बना हुआ है, हमारा एक ही काम है, हम एक ही चीज़ चाहते हैं, यानी केरला एक ही चीज़ चाहता है कि डैम हटा दिया जाए। तोड़कर आप दूसरा डैम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे हटा दो, क्योंकि टूट सकता है कभी भी ये ऑटोमेटिक, तो भारी तबाही आ सकती है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हमारे पास में एक एक्ट भी है, ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, जो हमारे देश में जितने भी बांध हैं, डैम्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून है जिसको बोलते हैं डैम सेफ्टी एक्ट। ये 2021 का कानून है जिसको दिसंबर 2021 में लेकर आया गया। इस एक्ट का मेन पर्पज़ यही है, जो बहुत ज़्यादा पुराने डैम्स हैं उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा डैम्स दोस्तों 50 साल पुराने हैं। उन डैम्स के ऊपर सर्विलांस रखना, उनकी इंस्पेक्शन करना, मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान रखना, कहीं डैम फेलियर ना हो जाए, क्रैक्स की वजह से डैम टूट ना जाए, जहाँ पे मासूम लोगों की जान चली जाएगी बिना बात के। तो इस एक्ट के अंदर में कवर किया गया है कई सारे डैम्स को, और इस एक्ट के माध्यम से डैम की सेफ्टी के लिए दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ बनाई गई। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ कौन कौन सी बनाई गई हैं। एक बॉडी है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरी है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे गए डैम सेफ्टी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। अब जो ये कमेटी है इसका मेन पर्पस क्या है? जो डैम की सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं बेसिकली यहाँ पर उसको इवॉल्व करना, और जो भी इंपॉर्टेंट या ज़रूरी नियम कानून है उसको रिकमेंड करना। दूसरा जो है ये है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसका मेन पर्पस यही है, जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको लागू करना और कई सारे स्टेट्स के बीच में जो डैम को लेकर विवाद है उनको सुलझाना।
तो ये हो गई हमारी नेशनल लेवल की दो बॉडीज़। उसी के साथ साथ दोस्तों स्टेट के लेवल पर भी दो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए इस एक्ट के माध्यम से। अब स्टेट के स्तर पर जो बनाई गई है वो है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट कमिटीज़ ऑन डैम सेफ्टी। तो जिसके तहत यहाँ पे बताया गया कि जो डैम का ओनर होगा, जो भी राज्य का डैम होगा, वो वही रिस्पॉन्सिबल है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सुपरविजन के लिए। तो उसी को मेंटेनेंस का ध्यान भी रखना है। तो इन एक्ट के हिसाब से ही बात करेंगे तो तमिलनाडु को प्रॉपर मेंटेनेंस यहाँ पर करना ज़रूरी है, क्योंकि वही यहाँ पर ओनर है इस मुलापेरियार डैम का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुलापेरियार डैम कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, पेरियार नदी क्या है, डैम सेफ्टी एक्ट क्या है, हर एक बेसिक चीज़ इस आर्टिकल से जितनी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ हमने कवर कर लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब सबसे पहले दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। 2 तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के हैं, एक आपके सामने है वक्फ एक्ट को लेकर। पूरा का पूरा पर्टिकुलर पेज आज के न्यूज़पेपर में इस सिंगल आर्टिकल को डेडिकेट कर दिया गया। आज मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के बताने वाला हूँ कि इस आर्टिकल को कैसे कवर करना है, नहीं तो बार बार ये चर्चाओं में रहेगा। अभी नेक्स्ट जब लोकसभा का सेशन शुरू होगा तो वापस से वक्फ अमेंडमेंट आ जाएगा, तो एक ही बार में ऐसा पढ़ाऊँगा कि काम खत्म हो जाएगा आगे तक के लिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक आर्टिकल और डिस्कस करने वाले हैं। जो दूसरा एडिटोरियल है वो गूगल के बारे में है। गूगल किस तरीके से मोनोपोली जनरेट कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। तीसरा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले ओलंपिक्स से संबंधित, ओलंपिक्स के अंदर में विनेश फोगाट के जो साथ हुआ उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो आज ज़्यादातर एडिटोरियल काम के हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, जो वक्फ एक्ट है पुराना, इसके अंदर अमेंडमेंट्स करे गए, अमेंडमेंट्स प्रपोज करे गए हैं। अभी वो जो बिल है पास नहीं हुआ है, अभी अगले लोकसभा सेशन का हमें इंतज़ार करना है। तो कई सारे लोग यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग इस बिल के सपोर्ट में भी आए हैं। तो क्वेश्चन यह है कि ये बिल है क्या, पुराना वाला एक्ट क्या बोलता है, कौन कौन से पुराने वाले एक्ट में बदलाव यानी अमेंडमेंट्स करने की बात की है, वक्फ का लॉ क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन जो है इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रोपोज अमेंडमेंट्स इन वक्फ एक्ट 1995। कॉन्टेक्स्ट यह है, पार्लियामेंट ने अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जहाँ पे मेन पर्पज़ यह है, क्योंकि देखो ये एक अमेंडमेंट बिल है, यानी कि पुराने वाले एक्ट में, पुराना वाला जो कानून है, एक्ट जो है, उसके अंदर में चेंजेस करने के लिए बिल लेकर आया गया है। और ये बिल अगर मान लो पास हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। सिंपल है, इतना समझ में आया। तो पुराना वाला कानून कौन सा है जिसमें बदलाव की बात कर रहे हैं, वो है वक्फ एक्ट 1995, 1995 का ये लॉ है। ठीक है, जहां पे बदलाव करने की बात की है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या क्या बदलाव करने की बात की जा रही है, कौन से अमेंडमेंट्स का डिस्कशन हो रहा है। पहला ये बोला जा रहा है कि वक्फ के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे। पहले दोस्तों ये समझिए आखिरकार वक्फ होता क्या है। देखिए, वक्फ बेसिकली एक वो प्रॉपर्टी होती है जो कि गॉड के नेम पर डोनेट की जाती है। मान लो कोई यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है रिलीजियस पर्पज़ के लिए। ध्यान रखिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए उसने अपने प्रॉपर्टी डोनेट की, भाई रिलीजियस पर्पज़ के लिए वक्फ को दे देगा, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाएगी। अब रिलीजियस पर्पज़ क्या हो सकता है, उस पर यहाँ पे मदरसा बनाया जा सकता है, मॉस्क यानी मस्जिद बनाया जा सकता है, ग्रेवयार्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो ये इसके लिए यहाँ पर वक्फ के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डोनेशन के बेसिस पे आती हैं। लेकिन डोनेशन के साथ साथ वक्फ के पास में एक पावर ये भी है कि ये दूसरे की प्रॉपर्टी को क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, और अगर इन्होंने कहीं पर भी क्लेम कर दिया तो उस व्यक्ति को प्रूव करना होगा, जिसकी प्रॉपर्टी पे इन्होंने क्लेम किया है उसको प्रूव करना होगा ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है ना। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ के पास में चली जाएगी। ये ताकत है वक्फ की। इसी को चेंज करने के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। और एक्ट के अंदर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों इंप्लीमेंट किया गया ट्रांसपेरेंसी का। तो ये जो पर्टिकुलर बिल है इसमें 40 से 44 कितने 44 तक बदलाव करने की बात की है। सबसे पहला यह बोला गया है कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अगर क्लेम करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये भी हमारी है, क्योंकि दुनिया में दोस्तों रेलवेज और डिफेंस के बाद में तीसरा वक्फ बोर्ड है जिसके पास में भारत की सबसे ज़्यादा संपत्ति है, मतलब प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं। तो कई बार ये क्लेम करते हैं ऐसे। तो पहला अमेंडमेंट ये किया जा रहा है, अगर ये कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम करेंगे तो उस पर वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तुरंत नहीं सौंपी जाएगी जैसे यहाँ पर अभी इनके पास में पावर है। तो ट्रांसपेरेंसी बनेगी।
दूसरा, जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 का जो सेक्शन 9 और सेक्शन 14 है इसको चेंज किया जाएगा। इसके तहत यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है आज, इसके अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दूसरी बात, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। तीसरी चीज़, जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है उनको रिवाइज किया गया है, यानी नए नए जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है दोस्तों, इनको लाया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मान लो वक्फ बोर्ड जो है किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम करता है, उसको लेकर कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, तो डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए, मामले को तुरंत सुलझाने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा। यानी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में यहाँ पे पावर आ चुकी है, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल कोई नहीं था यहाँ पे। अब क्या है, इस बदलाव के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल बढ़ा दिया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी को देखेगा, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगा कि वाकई में वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस यहाँ पे ले आया गया है। तीसरा, लिमिटेड पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि इस बिल के अंदर में वक्फ बोर्ड की जो ताकत है वो कम कर दी गई है ना। तो कई बार ये इस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ क्लेम कर सकते थे, तो अभी यहाँ पर वो मिसयूज़ तरीके से या मिसयूज़ क्लेम करना वो सब रोका जा सकेगा, पावर्स कम कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल बात है सितंबर 2022 की, तमिलनाडु के अंदर में जो वक्फ बोर्ड है, कहोगे वक्फ बोर्ड तमिलनाडु में नहीं, सुनिएगा दोस्तों, वक्फ बोर्ड का एक बड़ा बोर्ड तो सेंट्रल लेवल पर है, वक्फ काउंसिल उसका, बाकी हर एक राज्य का अपना अपना वक्फ बोर्ड है। तो आज दोस्तों हमारे देश में लगभग 30 के आसपास वक्फ बोर्ड हैं। कितने? 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। तो जो तमिलनाडु वाला वक्फ बोर्ड है, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक गांव है जिसका नाम है तिरुचेंदुरल गांव। तो ये जो तिरुचेंदुरई विलेज है दोस्तों, इस पूरे के पूरे विलेज को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है, पूरा गांव यहाँ पे बोलते हैं हमारा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को टैकल किया जाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये बिल किस लिए लेकर आया गया, ये आपने समझा कि कैसे प्रॉपर्टीज़ को क्लेम कर रहे हैं, वो पावर्स को कम करने की बात की गई है वक्फ बोर्ड की। क्वेश्चन ये है कि जो ये अमेंडमेंट करने की बात की गई 1995 वाले इस लॉ में, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। अब क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है? पहली चीज़, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इससे पावर कम हो गई है, वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो लोग कंसर्न उठा रहे हैं वो है माइनॉरिटी राइट्स कंसर्न। जो भी यहाँ पे आलोचनात्मक पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेंशन कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे देश में माइनॉरिटी है, इनका जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो पूरी तरह से हार्म हो रहा है, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तीसरा, गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा इसके अंदर में, तो सरकार का रोल बढ़ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होगा। फिर चौथा, लोगों का कहना यह है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये हैम्पर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, दूसरे सरकारी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बार बार वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर आंख लगा के रखे रहेंगे और काम सही से करने देंगे नहीं, तो इससे यहाँ पर रिलीजियस ऑटोनॉमी के ऊपर में एक खतरा सा देखने को मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। फिर बात है पोटेंशियल डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब है कि जो नए नए वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं, इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इससे और भी कई सारे डिस्प्यूट्स या फिर वक्फ बोर्ड के लिए काम करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो सकती हैं, ये यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनका कहना यह है कि भाई जो वक्फ बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है उसमें ये समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब बात आती है यहाँ पर कि जो ये एक्ट है 1955 वाला, जिसके अंदर अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। अब अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, अब इसको क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ज़रा ये भी समझ लो कि 1955 वाला लॉ था क्या, आखिरकार वक्फ के पास में ताकत क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो वक्फ एक्ट है इसको सबसे पहली बार पार्लियामेंट के अंदर पास किया 1954 में। तो कहने का मतलब जो वक्फ बोर्ड है ना, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये एक सरकारी बॉडी है। तो 1954 में पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया, बाद में इसको रिपील कर दिया गया, एक नया वक्फ एक्ट बनाया, नया वक्फ एक्ट पास किया 1995 में, जिसके थ्रू वक्फ बोर्ड को और ताकत दी गई। फिर 2013 में इसमें कुछ और बदलाव हुए, लगातार यहाँ पे वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर वक्फ होता क्या, मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बेसिकली एक रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दी जा रही है। जो एक मुस्लिम है वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा ग्रेवयार्ड, मॉस्क या शेल्टर होम्स बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया में जो वक्फ्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, इस प्रॉपर्टी को रेगुलेट किया जाता है वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से। इसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड में कई सारे लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अभी इसी मेंबर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की गई है। तो वक्फ बोर्ड क्या है, एक लीगल एंटिटी जो कि यहाँ पर उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो उस तरीके से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मामले को कोर्ट में भी घसीट सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों,
होता यह है कि इनके पास में ताकत इतनी बढ़ जाती है कि अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी दे दी तो आप उसको वापस से ले नहीं सकते वक्फ से। ठीक है, उसके बाद यहीं पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है जिसको 1964 में बनाया गया था, जिसका मेन काम है कि सभी मैटर्स को देखना, प्लस हमारे स्टेट वाले जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको एडवाइस करना अलग अलग पोर्शन पे। तो वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आज के समय पर 8,72,292 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं देश में, जो 8 लाख एकड़ की ज़मीन में फैली हुई हैं, और इस प्रॉपर्टी से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ का डेजिग्नेशन मिल गया तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी फिर वक्फ की हो गई, कोई भी यहाँ पर इसको वापस से नहीं ले सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड है दुनिया में, भारत में, हमारे देश में 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। पहला है रेलवेज, दूसरा है डिफेंस डिपार्टमेंट, और तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी वक्फ प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है कि वक्फ बोर्ड क्या है और क्या अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। नाउ अब आज आपका मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यह है, देयर सीम्स टू बी फियर ऑफ स्टेट एंक्रोचमेंट इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो क्या यहाँ पर स्टेट एंक्रोचमेंट, राज्य का यहाँ पे कोई अतिक्रमण नज़र आ रहा है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अफेयर्स हैं उनके मैनेजमेंट के अंदर में स्टेट एंक्रोचमेंट हो रहा है? क्या ऐसा कुछ है? इससे क्या आप एग्री करते हैं, आपने ये बताना है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे डिस्कस करना है कि वक्फ एक्ट 1995 में जो अमेंडमेंट करे जा रहे हैं वो किस प्रकार से हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपने समझाना है। उसको ध्यान में रखते ही आपने ये बताना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सके। तो क्वेश्चन यह है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में प्रबंधन में राज्य के अतिक्रमण का डर प्रतीत होता है। क्या आप सहमत हैं? वक्फ अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधन के आलोचक में चर्चा करें। तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल, एडिटोरियल नोट्स भी रेडी हो गए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों आते हैं अपने अगले एडिटोरियल पर। तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। कनिका अग्रवाल ने लिखा है। ये बात करती हैं किस चीज़ के बारे में? ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो देखो पहले यहाँ पे समझ लो ओवरव्यू कि ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है। राइटर का कहना यह है कि अब की बार ओलंपिक्स देखो भारत के लिए काफ़ी शॉकिंग रहे, एक भी गोल्ड नहीं आ पाया। हमने 71st रैंक पे इसको ख़त्म किया है। पाकिस्तान इस बार भारत से आगे क्योंकि एक गोल्ड उनके पास में है जैवलिन थ्रो के बेसिस पर। ठीक है, तो बात यह है कि रिसेंटली हमारे पास भी एक गोल्ड आ सकता था, लेकिन विनेश फोगाट तो एक वेमेन रेसलर हैं, इंडियन वेमेन रेसलर। ये 50 kg वाली कैटेगरी के अंदर में रेसलिंग करती हैं। मतलब वैसे नॉर्मली आप देख पाएंगे तो इनका 53 kg होता है। 53 kg के अंदर में रेसलिंग करती हैं। उन्होंने वज़न जैसे तैसे कम करके 50 kg पे मेंटेन किया, जो कि काफ़ी टफ होता है मेंटेन कर पाना। और 50 kg पे मेंटेन करके इस बार ओलंपिक्स के अंदर रेसलिंग मैच के लिए उतरी हैं और कई सारे मैचेस लड़े शानदार तरीके से। कई इंटरनेशनल जो टॉप रेसलर्स जो कभी इंटरनेशनल मैच हारे नहीं उनको हराया। फाइनल में जब ये पहुंची तो फाइनल में मैच लड़ने से पहले, मैच शुरू होने से पहले वेट मेजर किया जाता है। तो जब वेट मेजर किया गया तो इनका वज़न था 50 किलो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम्स दोस्तों थोड़ा ज़्यादा था और 100 ग्राम्स हैवियर होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो सिचुएशन ये आ गई कि अगर ये फाइनल लड़ती भी ना, अगर फाइनल मैच हो जाता और वो हार भी जाती तो गोल्ड ना मिले, भले ही सिल्वर मेडल मिलता इन्हें। लेकिन दोस्तों अभी क्या सिनेरियो हो गया है? सिनेरियो ये हो गया था कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और डिस्क्वालीफिकेशन की वजह से बिल्कुल लास्ट पे आ गई। ना यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला, ना ही सिल्वर मेडल मिला। तो ये सिनेरियो हो गया। तो राइटर बात करती हैं कि भाई यहाँ पे हमें ज़रूरत है अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की। एक न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी हमें ध्यान रखनी होगी। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल इसलिए भी रेलिवेंट है कि हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाए कि बताइए ओलंपिक्स में भारत को क्या क्या चीज़ों की सुधार करने चाहिए। उसमें एक सुधार एज अ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक सटीक न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है।
न्यूट्रिशनिस्ट होना ज़रूरी है जो कि अच्छी कह सकते हैं न्यूट्रिशन की एडवाइस दे सके। हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट समय पर पैसा लगाया जा रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा है। तो राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि आप केवल एक न्यूट्रिशन रख रहे हैं सभी लोगों के लिए, वो गलत है। भाई इतने सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं, सबके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट सही नहीं रहेगा। हर एक को अलग तरीके से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बॉडी की पहले जांच करनी पड़ती है, उसके बाद उसके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का पता करना पड़ता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो चाइना है, यूएस है, वो कर रहे हैं। इस वजह से आज उनके पास में 38, 29, 40 गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है, और ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन जैसी चीज़ तो नहीं फेस करनी पड़ेगी कभी। तो राइटर ये बोलती हैं, वैसे जो मुद्दा था विनेश फोगाट का वो मैंने आपको बता दिया। राइटर का कहना यह है कि जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ विनेश फोगाट वाला, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि भाई जो स्टाफ है, एक सपोर्टिव स्टाफ की ज़रूरत है जिसमें एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा डॉक्टर और बढ़िया टीम मैनेजमेंट, ये होना चाहिए हमारे ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के लिए। फिर राइटर ने यहाँ पे ये भी बोला कि ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे हमें सही से समझना होगा। हर एक पर्टिकुलर एथलीट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। विनेश फोगाट का रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरे खिलाड़ी का रिक्वायरमेंट अलग है, तो पहले उसकी जांच करनी होगी, उसको समझना होगा। उसके हिसाब से यहाँ पे उनके लिए न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी आती है। तो इसी के बेसिस पे राइटर बोलती हैं कि भाई इसके पीछे साइंस है, उस साइंस को हमें समझना होगा। जैसे एक सटीक न्यूट्रिशन के अंदर में आपको समझना होता है, यानी कि अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसके लिए पहले बॉडी के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है ना, माइक्रोबायोम, आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो किस लेवल पर हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें किस लेवल पर हैं। और आपकी बॉडी खाने के प्रति कैसा रिएक्ट करती है, कौन से खाने के प्रति कैसा रिएक्ट करती है, कैलोरीज में यहाँ पर आपको वो सारे का सारा जानकारी निकालना होगा। उसके बाद एक बेस्ट डाइट बनती है, तब जाके यहाँ पे बॉडी मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाता है। तो हमें फोकस करना होता है बायोलॉजी के ऊपर में, मल्टी ओमिक्स अप्रोच के ऊपर, जिसमें बॉडी के अंदर जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, माइक्रोबायोम्स, एपिजेनेटिक्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको स्टडी करना पड़ता है। और ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। तो पहले हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अच्छे से जांच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इसमें हमें चीज़ों को समझना होगा और कई सारी चीज़ों को ऐड करना होगा, क्योंकि ऐसी जो गलती हुई है इस बार 100 ग्राम बढ़ने की वजह से ये दिक्कत हुई है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद राइटर ने यहाँ पर यह भी बोला है कि देखिए, एक इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन जो होता है, इसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहली चीज़, आपने क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को कंबाइन करनी होगी। एक इंडिविजुअल को लगातार मॉनिटर करना होगा, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल किस तरीके से रहता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, है ना। कई सारे सेंसर्स आते हैं आजकल, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी को नापने के लिए कई सारी यहाँ पे वॉचेस आ चुकी हैं, फिट बैंड्स आ चुके हैं, जो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल, स्ट्रेस, स्लीप क्वालिटी, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी ज़रूरी है। अब जो इंसिडेंट हुआ फोगाट के साथ में, यहाँ पे हमें सीख लेनी होगी। और यहाँ पर फोगाट का जो इंसिडेंट है दोस्तों, यहीं पे हमें समझ में आता है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान रियल टाइम में हर एक चीज़ को ट्रैक करना कितना ज़रूरी है। वो रियल टाइम में हर एक चीज़ ट्रैक नहीं कर रही थी। अगर लगातार वो ट्रैक कर रही होती तो पता चल जाता तुरंत कि हाँ भाई इस तरीके से वेट में इशू है। तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर क्या होता, अगर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हो आप अपनी बॉडी को, तो तुरंत आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपके पास में बार बार आप चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, एट द लास्ट समय पर आपने ध्यान दिया है कि वेट बढ़ रहा है ना, तो उसके बाद आपके पास में समय कम है कम करने का, तो वहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है, राइटर बोलती हैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में इसको लेकर झमेला हुआ। कंटिन्यूस बेसिस पे डायबिटीज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, आप डायबिटीज़ मॉनिटर नहीं करोगे दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप कोई भी फूड खा रहे हो ना, एकदम से आपका शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी जिस बेसिस पे आपका शुगर लेवल रिएक्ट करता है फूड के प्रति। तो उसको लेकर कई सारे डिवाइसेस वगैरह हैं जिसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये एक ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में होना चाहिए, जिसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई हो। वही यहाँ पे हमारे एथलीट्स को बता सकता है, मॉनिटर कर सकता है समय समय पर। और ये इन्फॉर्मेशन रेगुलर कलेक्ट करनी चाहिए ताकि यहाँ पे बॉडी में कोई सूजन ना हो, एनर्जी बूस्ट रहे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शुगर लेवल स्पाइक होगा तो वो एकदम झटके से एनर्जी तो देता है लेकिन एकदम से डाउन भी कर देता है।
तो आपने उसी के हिसाब से डाइट मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स बड़े गेम है, इंटरनेशनल गेम्स है। आज हम यहाँ पे इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिस बेसिस पे ये स्थिति यहाँ पे करंट समय पर नज़र आ रही है। राइटर बोलते हैं कि कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा किया, परफॉर्मेंस बढ़ाया, किस बेसिस पे? अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करके। जैसे एक रिटायर्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग ऑस्ट्रेलियन स्विमर है, नाम है उनका चेल्सी हॉजस। तो चेल्सी हॉजस ने यहाँ पर एडमिट किया कि मैं खुद यहाँ पे जो शुगर लेवल है वो मैनेज किया करते थे। तो शुगर लेवल मैनेज किया, उस वजह से एनर्जी लेवल बढ़ा के रखा। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कि कोई फूड ऐसा खा लें जिसकी वजह से शुगर स्पाइक हो जाए। तो ट्रेनिंग सेशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। फिर दूसरे एक और यहाँ पे प्लेयर हैं जिनका नाम है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, नाम है एल्वेट कैपिजो, कीनिया के प्लेयर हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर शुगर लेवल को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया 2021 के दौरान। फिर उसके हिसाब से अपना न्यूट्रिशन प्लान मेंटेन किया। तो इसके डायरेक्ट एडवांटेज मिलते हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर को। और ध्यान रखना, ये जो शुगर लेवल मेंटेन वगैरह करते हैं, जो इसको मॉनिटर करते हैं, ये आपके कंपटीशन के समय पर नहीं होता है। जब आप ट्रेनिंग सेशंस कर रहे होते हैं तब आप कर सकते हैं, और इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक बढ़िया स्टेप है। फिर राइटर बात करती हैं कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है एक पर्सनल अप्रोचेस की, यानी जो एथलीट्स हैं, स्पेशली बॉक्सिंग में, रेसलिंग में या मार्शल आर्ट्स के अंदर में, इन वाले स्पोर्ट्स के अंदर में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो स्ट्रगल करता है ज़्यादातर अपने वेट क्लास से, अपने वज़न की वजह से। और कई बार वो वेट कम करने के लिए पूरे पूरे दिन टाइम भूखा रहता है, जैसे विनेश फोगाट ने किया, अपने मील्स को स्किप किया, है ना, बॉडी से ब्लड निकलवाया, बाल भी कटवा लिए, सब कुछ यहाँ पे करवाया, लेकिन वेट, क्योंकि वेट लगभग कह सकते हैं 2.5 किलो ज़्यादा था, तो कम करते करते यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया 50 किलो, लेकिन जब मेजर किया गया तो 100 ग्राम ज़्यादा था। तो इसको देखते हुए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया, जब एकदम से यहाँ पर ऐसे एक्सट्रीम मेथड इस्तेमाल करने लगोगे, पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खाना नहीं खाओगे, एनर्जी कहाँ से आएगी, फिजिकल हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो आप परफॉर्मेंस कैसे दोगे, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से शुरू से लेकर अंत तक रेगुलर बेसिस पे हर एक छोटी छोटी चीज़ को मॉनिटर करना, उस पर ध्यान रखना इतना ज़रूरी बन जाता है। रिपोर्ट्स का ये तक कहना है कि जो विनेश फोगाट थी, उन्होंने पूरी पूरी रात एक्स्ट्रा वेट को कम करने में लगा दिया, है ना। फिर उसके बाद एक इंडियन वेमेन रेसलर हैं जिनका नाम है अंतिम फंगाल, इन्होंने भी यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि 2 दिन तक, मतलब जो मील्स वगैरह उसको स्किप की, खाना वगैरह स्किप किया ताकि वेट मेंटेन हो सके। तो अगर ऐसा होगा, अगर मील्स वगैरह स्किप करनी पड़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एनर्जी कहाँ से आ गई, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो कंपटीशन में वो जो पर्टिकुलर एथलीट है वो कैसे एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकेगा, कंपटीशन फिर वहीं पे ख़त्म हो जाना है। तो वो यहाँ पे समझाया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। एक स्टडी ने ये भी फाउंड किया कि जो हमारे कोचेस होते हैं या फेलो प्लेयर्स होते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिसाइड करने में। और ध्यान रखिए, जो डाइट होती है, जो आप खाते हैं, वही आपके बॉडी में ऊपर से दिखाई पड़ता है ना। जो आप खाएंगे वही चीज़ें दिखाई देगा, वही चीज़ें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के परफॉर्मेंस के लिए। अच्छी डाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एथलीट्स को एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई हो, जिसने प्रॉपर कोर्स किया हुआ हो, जिसको समझ में आए, एक इंसान के बॉडी कॉम्पोजिशन को समझ सके। एक इंसान की पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है दूसरे से, वो चीज़ अगर वो समझ सकता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। तो सभी लोगों के हित में अगर हम बात करें, हमारे प्लेयर्स के हित में बात करें, तो स्पोर्ट्स के अंदर में ये काम हमारे करना सबसे पहला एक स्टेप बन जाता है, और ये सबसे बड़ी सीख हमारे लिए है। ठीक है, ये राइटर बोलती हैं। तो स्पेशली जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको फैमिलराइज होना होगा हर एक चीज़ से, हर एक एस्पेक्ट से। जो भी एथलीट के लिए न्यूट्रिशन बना रहे हैं उसको अच्छे से जांच करना, उसकी सब रिपोर्ट्स के साथ में डिटेल्स गेन करने के बाद में यहाँ पर उसको सजेस्ट करना। ठीक है, तो ये जो अप्रोच होगा या ये जो कदम हम उठा सकते हैं, ये हमारे कई सारे एथलीट्स को हेल्प करेगा। उनकी डाइट भी हेल्दी मेंटेन रहेगी, एनर्जी भी बरकरार रहेगी, और वो वेट अपना मेंटेन करके रखेंगे, कभी ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ ही चुकी हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को रिवोल्यूशनाइज़ कर सकता है, एक बड़ा बदलाव कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, कुछ पैसा खर्च करना होगा, तभी हम ओलंपिक्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आपको इसके बारे में भी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, आगे आते हैं।
दोस्तों वैसे पेज नंबर 9 पर एक और न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे गूगल मोनोपोली के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। वैसे प्रॉपर नोट्स वगैरह रेडी करे हुए हैं इसके, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि गूगल को लेकर जो भी डेटा है वो सब प्रोवाइड करवा दिया गया है। कल मैं इसको डिस्कस करूँगा, आपको सिंपल शब्दों में समझा दूंगा, वरना आज बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। कल से वीडियो आपको टाइम पे मिलने लगेगा। और दूसरी बात, मॉर्निंग वाला वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। कल से हम दोनों वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास में आ चुकी है, सर मॉर्निंग वाला वीडियोस कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे कल से, और बेहतर तरीके से करेंगे, और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली दोनों वीडियोज़ पर हम अच्छा टाइम देने वाले हैं कल से। क्लियर? आगे आते हैं। अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। रोज़ एक वर्ड मिलता है सेंटेंस बनाने के लिए, तो आज का जो वर्ड है उसका मतलब जो वर्ड है वो है विशिएट। तो विशिएट का मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को रूइन कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़राब कर देना, भ्रष्ट कर देना, है ना। तो टू विशिएट समथिंग मतलब इज़ टू रूइन इट, उसको बर्बाद कर देना। तो विशिएट वर्ड का यूज़ करना है आपने और एक सेंटेंस बनाना है। विशिएट का मतलब भ्रष्ट करना हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चाय कॉफ़ी जो भी गिर गई है सब बेकार हो गया है, रूइन हो गया है उनका डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर विशिएट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी किसी चीज़ को भ्रष्ट करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना या रूइनिंग की बात आएगी, तो अब आपको विशिएट वर्ड का यूज़ करना है। इसी यूज़ कर करके ही यहाँ पर आप वोकैब को इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लेकर जो ये दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का, वो यह है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह हैं उनमें यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसको यहाँ पर मेंटेन करना, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देना, ये इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो डॉक्टर्स का संख्या बढ़ाना रूरल एरियाज़ में, ये इसका पर्पज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों हमारा, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये गलत है, बट 2 वाला यहाँ पे सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ तो दोस्तों जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, प्रॉपर डिटेल्स के साथ में, नोट्स के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया। कल से दोनों वीडियोज़ आपको मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।